हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो मैं बता दूं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ मेरे भाई। इसके साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कॉमन इसके बारे में जो इसका भौतिक गुण है, जिसकी विलेयता है, आपका क्वथनांक है, उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल में कौन सर्वाधिक जो है क्या होगा आपका अम्ल होगा, और उसकी अम्लीय प्रकृति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आज जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, और दूसरे भाग में हम देखेंगे इसके सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो है बनाने की विधि आज ही देखेंगे, बट उसमें एक जो है प्रयोगशाला विधि है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो देखते हैं डियर स्टूडेंट। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है एसीटोन किया, देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब एल्डी कार्बोनिल समूह पढ़ रखे हैं और कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट बात करते हैं कि क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक जब किसी एल्केन मतलब समझ गए होंगे आप लोग, CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और उसके स्थान पर हमारा COOH आकर के लग जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और वहां पर एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना, यहां से देख लीजिएगा 2 है, यहाँ 1 कर दिया, और वहां पर आकर के क्या लग जाता है, COOH समूह लग जाता है। तब हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। क्या है? COOH। ये एक ऐसा समूह होता है डियर स्टूडेंट, क्रियात्मक समूह बोलते हैं, और किसी भी यौगिक में उसका जो जितने भी रासायनिक गुण होते हैं वह उसके क्रियात्मक समूह के कारण ही आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह। तो ये R हो जाएगा और ये हो जाएगा COOH। तो जब एल्किल समूह में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तब हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। डियर स्टूडेंट, बात करें इसके साधारण नाम की, तो इसका साधारण नाम बहुत डिफरेंट है, कोई इसका तरीका नहीं है। रीजन ये है कि इसके सोर्स के रूप में ही इनको नाम दिया गया है, सोर्स के रूप में। जैसे कि फॉर्मिक, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल कहने का कारण क्या था? फॉर्मिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो अम्ल है वह फार्मिका नामक जो है चीटी में पाया जाता है। वास्तव में चीटी को ही ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? फॉर्मिका बोलते हैं। तो इसलिए इसका क्या पड़ गया? फॉर्मिक अम्ल पड़ गया इसका नाम। ठीक है डियर, यह अम्ल जो है जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, यह विनेगार में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग एसिटम कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक अम्ल पड़ गया। ठीक है, इसी प्रकार CH3CH2CH2COOH, यह जो है बटर मक्खन, ठीक है, मक्खन में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्यूटरिक अम्ल। क्या पड़ गया? ब्यूटरिक अम्ल। और संयोग देखिए आप, क्या संयोग? यह देखिए, ये वाला स्पेशली ब्यूटरिक अम्ल है ना, क्योंकि एक्चुअल में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्यूटरिक अम्ल उसके नाम के साथ काफी मेल खा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार इनका जो साधारण नाम है, देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मैं अभी कराऊंगा आपको, महत्वपूर्ण जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका साधारण नाम, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नेम की। तो आईयूपीएसी नाम, जब आईयूपीए का नाम लिखते हैं तो इसका एक नियम है, और वो नियम यह है कि एकदम सिंपल है इसका नियम। क्या नियम है मेरे भाई? बस इधर देखिएगा, आईयूपीए नाम लिखते समय आपको बस ये लिखना है, एल्केन जो भी जितना कार्बन रहेगा, ठीक है, मूल श्रृंखला में जो यौगिक में जितने कार्बन रहेंगे वो कार्बन के अनुसार एल्केन का नाम लिखना है, प्लस ओइक जोड़ना है। क्या करना है? ओइक, और उसके बाद लास्ट में लगा देना है अम्ल। क्या लगा देना है? अम्ल लगा देना है। तो फिर उस जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण हो जाएगा। जस्ट लाइक इधर देखिए, सूत्र, साधारण नाम, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं आईयूपीए। तो सबको पता है सूत्र, ये इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। मैं जितने भी महत्वपूर्ण है सबको लिखवा देता हूं। ठीक है, इसको हम लोग क्या है, इसमें कितने कार्बन है देखिए, 1, तो 1 को हम लोग मेथ और ओइक, ठीक है, मेथेन है ये,
क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथेन हो जाएगा, ठीक है। संतृप्त है कार्बन इसलिए मेथेन, एन लग जाएगा, ठीक है। और मेथेन और ओइक लगा दीजिए तो मेथेनोइक अम्ल, अम्ल भी लगाना है आपको, मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार हमारा CH3COOH, ये होता है हमारा क्या चीज, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। और डियर स्टूडेंट इसका हमारा एथेन क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथ 2 कार्बन रहता है तो हम एथ बोलते हैं। अगर उसमें संतृप्त है कार्बन तो एन लगाते हैं, AN। अगर असंतृप्त है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब असंतृप्त है तो YNE, आइन लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब 3 रहता है अर्थात CH3 CH2 COOH, तब हम इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है। और इसका IUPAC नाम हो जाता है प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। देखिएगा प्रोपियोनिक और प्रोपेनोइक अम्ल थोड़ा सा डिफरेंट। ये आता है ब्यूट्रिक अम्ल, CH3 CH2 CH2 COOH, क्या ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल लिख लीजिएगा। 5वें तक नहीं जाना है आपको, जब आगे आएगा तो सिर्फ IUPAC नाम का उपयोग कर लीजिएगा। पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल, ठीक है, वो कर लीजिएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है वो ये है, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। साधारण नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। इसी के साथ इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन है, इधर से भी काउंटिंग कर लीजिए, तो 2 कार्बन है इसलिए हो जाएगा एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार हमारा महत्वपूर्ण जो है वो है ये CH2COOH, इसका नाम है मैलेनोइक अम्ल। क्या है, मैलेनोइक अम्ल, ठीक है। और IUPAC नाम में जब लिखेंगे तो इधर देखिए, इधर से भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, आप लोग चाहें तो इसको पूरा नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। और इसी में कुछ और लिख लेते हैं। यह है हमारा सक्सिनिक अम्ल CH2COOH, CH2COOH क्या है, सक्सिनिक अम्ल, ठीक है। नामकरण IUPAC नामकरण करना एकदम आसान है। इसको क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करके चैन के रूप में फॉर्म के मिल जाए। COOH, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर COOH। अब इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज होगा, 1 2 3 4 है, इसलिए ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो गया चार्ट को यार, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल। मैं पूरा IUPAC नाम लिखने का तरीका मैं पूरा सिखाया हूँ डियर स्टूडेंट, एक पूरा 1.25 घंटे का क्लास है, प्लीज जा करके देख लो एक बार यार, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। इसी प्रकार एडिपिक अम्ल, तो एडिपिक अम्ल क्या है, CH2 COOH, CH2 COOH, ठीक है भैया। इसको बोलते हैं एडिपिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एडिपिक अम्ल। और आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा एडिपिक अम्ल है मतलब हेक्सा 6 है यहाँ, तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसी साथ हम लोग कर लेते हैं बात एरोमेटिक। चाक में दम ही नहीं है यार, पानी लग गया है इसको। बात कर लेते हैं एरोमेटिक की, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। IUPAC नाम जब लिखेंगे तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा वेराइटी आने वाला है, COOH,
ठीक है, तो इसका जो है साधारण नेम, कॉमन नेम जो है ये है हमारा सैलिसिलिक अम्ल। क्या है? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। डियर स्टूडेंट, इसका हमारा जो है आईयूपीएसी नाम होता है 1, 2। क्रियात्मक समूह को 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार मैं इसी में और देखना चाहूँ एक आध दो ठो, ये देखिए थोड़ा महत्वपूर्ण वाला हम हैलो वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन आता ही आता रहता है, ठीक है, COOH। तो इसका जो नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजोइक अम्ल, आर्थोब्रोमोबेंजोइक अम्ल, आर्थोब्रोमोबेंजोइक अम्ल, ठीक है। और इसका जो है हमारा आईयूपीएसी नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज? 2 ब्रोमोबेंजोइक अम्ल, 2 ब्रोमोबेंजोइक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार एक और है थैलिक अम्ल, महत्वपूर्ण है। क्या चीज? थैलिक अम्ल यूज होते रहते हैं ऐसे ऐसे में जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम लिखवा देता हूँ आपको। इसका साधारण नाम है क्या चीज? थैलिक अम्ल। इनको थोड़ा सा आप लोग रट्टा मान लीजिएगा, कॉमन है, ये आते रहते हैं कभी कभी, थैलिक अम्ल, ठीक है। तो थैलिक अम्ल है मेरे भाई, और इस थैलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 2 बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इन जो है हाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रोक्सी जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की जो है सरलतम विधि कौन कौन से है। क्या चीज? हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट है एल्कोहलों से। कहां से? एल्कोहलों से। एल्कोहलों का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो सर्वप्रथम वो बन जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीकरण कराया जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो देखते हैं ROH, ठीक है, एक एल्कोहल है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? RCHO, एल्डिहाइड में। और फिर अगेन इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड देखते हैं, क्या चीज? सॉरी, एथेनॉल देखते हैं, COH। तो ये जो है ऑक्सीडेशन जब कराया जाएगा इसका तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में। और अगेन इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH, किसमें? एसिटिक अम्ल में। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा बेंजील एल्कोहल है। क्या है? बेंजील एल्कोहल है, CH2OH। क्या है? बेंजील एल्कोहल, बेंजील, बेंजल, बेंजो, ठीक है। तो बेंजील एल्कोहल, तो बेंजील एल्कोहल का जब हम लोग क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड में। किसमें? बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। जो अगेन ऑक्सीकरण पर हम क्या देता है? बेंजोइक अम्ल देता है, C6H5COOH। समझ में आ रहा है? तो ये एक साधारण प्रोसेस है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम लोग जो है एल्किल साइनाइड का जब जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो भी हमको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या चीज? क्या बोलेंगे? एल्किल साइनाइड का जल अपघटन। देखिएगा कैसे प्रोसेस है इसका। एल्किल साइनाइड C≡N, इसका जल अपघटन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, H2O। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे और एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा। देखिएगा कैसे, RC≡ONH, देख लीजिएगा 4 बॉन्ड इसका संयोजकता कंप्लीट है, ठीक है। और हमारा NH2 ये मिलेगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए और ऑक्सीजन जाकर के यहाँ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया नाइट्रोजन में। अब अगेन इसका हम लोग क्या कराते हैं? HCl और H2O के साथ फिर से जल अपघटन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RC, एक O यहाँ का, एक U यहाँ का,
ठीक है, दोनों का एक एक O और एक हाइड्रोजन यहाँ से, प्लस ये जो है वो अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? अमोनियम क्लोराइड में। बैलेंस्ड है, डेफिनेटली बैलेंस्ड है, आप लोग देख सकते हैं RCOO, ठीक है, यहाँ से H लीजिए, H हो गया। अब ये अब ये H तो निकल गया है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो अमोनियम बन गया, क्लोरीन जुड़ गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये क्या बन गया? हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब इसके जगह में क्या करना है? सिंपल से आपको मेथिल रख देना है, ठीक है, मेथिल रख दीजिएगा, मेथिल साइनाइड हो गया। तो मेथिल साइनाइड का प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर दो आप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बन चुका है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 देन H2O HCl और ये हो जाएगा हम लोग का CH3 C डबल O H प्लस अमोनियम क्लोराइड। मतलब हमको क्या मिल गया? एसिटिक अम्ल मिल गया। मिला मेरे भाई? अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और एस्टर से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त किया जाता है पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया साफ सुथरा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सबको पता है क्या होता है। ग्रिग्नार्ड ने सबसे सर्वप्रथम कार्बधात्विक यौगिक बनाया था, कार्बधात्विक यौगिक जिसको RMgX हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, उसी के सम्मान में, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किसी कार्बधात्विक यौगिक, जैसे कि मैं लेता हूँ मेथिल या एथिल ले लेता हूँ, क्या? एथिल, मेथिल ले लीजिए, मेथिल मैग्नीशियम हाइलाइड के लिए हम क्लोरीन ले सकते हैं या आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जब मैं क्रिया कराता हूँ, ठीक है डियर, तो और उसके बाद जल अपघटन भी करेंगे। पहले ये देख लीजिए आप क्या बनेगा, ये CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, या इधर कर दीजिए डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH CH3 Mg I, ओके। अब इसका आप जल अपघटन कराएंगे, ईथर की उपस्थिति में होता है, ईथर की उपस्थिति में। अब इसका क्या करिए? जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे इसका H2O जल अपघटन, तो क्या मिलेगा? ये देखो आप, जल अपघटन जब कराया जाता है डियर, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है MgOHI। एक हाइड्रोजन बस यहाँ बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल OH में। दैट्स क्लियर ना? सब कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, एक गलती हुई छोटा सा, ये 3 नहीं होगा कि 2 होगा, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन कहाँ गया? यहाँ मैं हाइड्रोक्साइड बना दिया, और इसी कारण यहाँ देखिए एक OH यहाँ गया तो एक हाइड्रोजन बचा ना, एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ तो CH3 हो जाएगा C डबल OH। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया? एसिटिक अम्ल मिल गया। क्या मिला? एसिटिक अम्ल मिल गया, ठीक है। देखते हैं एस्टर से कैसे प्राप्त करते हैं। तो एस्टर से आपको जल प्राप्त करना है। तो एस्टर, जिसकी सामान्य में एस्टर का फॉर्मूला मैं जो जानता हूँ वो होता है ये। तो एस्टर का डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? RCOOH प्लस R-OH, एक एल्कोहल का अणु और एक हमको जो है एसिटिक अम्ल का अणु प्राप्त हो जाता है। जस्ट लाइक C2H5COO CH3 एसिटिक एस्टर, एसिटेट, मेथिल एसिटेट नहीं, ये है आपका एथिल एसिटेट है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो हमको 2 चीज मिलेगा। एक मिलेगा C2H5COOH प्लस CH3OH प्राप्त होगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत है ये, क्या इसको इधर करना था मुझे, C2H5 कर देना था और इसको CH3 कर देना था, ठीक है, तब होता है एथिल एसिटेट। तो हमको प्राप्त हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा ढंग का CH3COOH और यहाँ मिल जाता ये लीजिए C2H5 मेथनॉल, ठीक है, और एसिटिक अम्ल। तो ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, ओके। समझ में आ रहा है चीजें? वेरी गुड। अब देखते हैं इसका भौतिक गुण, ठीक है, विलेयता और क्वथनांक। भौतिक गुण, और भौतिक गुण जो है डियर वो मोस्टली 2 ही है, ठीक है। एक होता है हमारा क्या चीज? क्वथनांक, ठीक है, और दूसरा होता है विलेयता। तो इसका क्वथनांक पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा बढ़िया अच्छा है, जानने योग्य है, समझने योग्य है। विलेयता भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा स्पेशल है। रीजन क्या है देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए तब समझ में आएगा।
R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। ये क्या है? R C डबल O H ही है। संतुष्ट करना है सबको, हमको सेटिस्फाइड। तो इसकी संयोजकता 4, तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2 तो 1 2, इस ऑक्सीजन की 2 1 2, हाइड्रोजन 1 1, ठीक है। इस प्रकार अब हम सबको पता है दो, हम लोग ये देखो किसी भी आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में वो सिंगल नहीं रहेगा, एक मोल नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे मोल रहेंगे, अणु रहेंगे, है ना। तो इसमें होता क्या है, एक और हम ले लेते हैं R C, ठीक है, O H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये एक अन्य जो है हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अन्य अणु है, और ये हमारा एक अन्य अणु है, तो दो अणु है, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य ये देखो डियर स्टूडेंट, मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या चीज, ये प्रबल ऋण विद्युती है, तो माइनस नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ऋणावेश, इसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, फलस्वरूप इसमें भी ऋणावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऋणावेश धनावेश, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, फलस्वरूप ऋणावेश। अब जब दो ऋणावेश धनावेश एक दूसरे के पास में आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं दूर बना दिया, बहुत दूर, पास में है, बहुत पास में रहते हैं, तो इनमें क्या होगा, एक बंध बन जाएगा। क्यों? ये ऋणावेश है, एक धनावेश है, तो डेफिनेटली दोनों को आकर्षित करेंगे, फलस्वरूप बंध बन जाएगा। तो हम दोनों देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने देखा था एल्कोहल, तो एल्कोहल में हमने क्या देखा था, ये देखो R O H, ये क्या है, एक एल्कोहल है, ठीक है। अगेन एक अगर एल्कोहल आएगा तो ये देखिए O H R, ये दूसरा एल्कोहल है। इसी प्रकार इधर और बढ़ा सकते हो आप, H, ठीक है, H O R, ये तीसरा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दो अणु एल्कोहल पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जबकि यहाँ दो अणु किसने, आपके अम्ल में दो हमारे क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो मेरे भाई सबको जैसे कि पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे बनता है तो उसकी वो क्या करता है, जहां पे किसी भी चीज का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, क्योंकि वहां बॉन्ड होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही उसका ज्यादा क्वथनांक होगा, ठीक है। और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वह उतना ही ज्यादा, तो हम सबको पता है जिसकी वंडरवाल्स बल की अपेक्षा द्विध्रुव बल ज्यादा, बंध जो है वंडरवाल बंध की अपेक्षा द्विध्रुव जो है बंध वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, और उससे भी ज्यादा कहीं शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ऊपर से दो पाया जाता है, इसलिए डाइमर के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? डाइमर के रूप में पाया जाता है, डाइमर, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपके नीट्स और उसके क्वेश्चन, जेईई के क्वेश्चन में भी काम आते हैं, ठीक है, ये काम आते हैं, बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये डाइमर होने के कारण, तो आप ये लिख सकते हैं चूंकि, या ऐसा लिख दीजिएगा, इसका जो है क्वथनांक एल्केन, एल्डिहाइड्स, कीटोन एवं एल्कोहल सबसे सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और उसके साथ ही साथ दो अणु के मध्य दो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये द्विलक, डाइमर का मतलब होता है द्विलक के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। विलेयता की बात करें तो सभी की भांति डियर स्टूडेंट यहाँ भी देखिएगा, विलेयता चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसमें विलेयता होनी ही चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो यदि कोई जल के अणु आएगा, जैसे कि ये देख लेते हैं, एक कॉमन सा छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, R को मेजर बना लेता हूँ, R O H, हो गया। ये क्या है, एक एसिटिक अम्ल है। तो यहाँ मेरे भाई क्या, अब देखो, एक तो मैं जल का अणु बना रहा हूँ ना, जल का O H H, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, ये प्रबल ऋण विद्युती, ये प्रबल ऋण विद्युती, और ये धन विद्युती, तो इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अगेन फिर क्या आ जाएगा, अगेन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, डियर स्टूडेंट, बनाने में थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हो रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं, क्योंकि कार्बन आ गया, रोक देगा, कार्बन आएगा तो रोक देगा, ठीक है।
फिर भी आप देख लीजिए, एक ही हम अगर इसके बीच देखें, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु और एक हाइड्रोजन के मध्य, जल के मध्य, तो दोनों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये विलेयता तो है, लेकिन इसके निम्नतर अणु ही विलेय होते हैं। उच्चतर अणु भार वाले एसिटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय नहीं होते हैं। और जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है, मतलब जैसे आप फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेरोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल की ओर बढ़ते हो, तो वैसे वैसे विलेयता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुणों की। क्या चीज? रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण में सबसे मुख्य है आपका अम्लीयता। रासायनिक गुण, तो डियर स्टूडेंट, रासायनिक गुण, इसका मुख्य रासायनिक गुण जो होता है वह इसके अम्लीय हाइड्रोजन के कारण होता है। अम्लीय हाइड्रोजन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई चीज अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है। अगर हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो कोई निश्चित रूप से वहां आके जुड़ेगा, तो रासायनिक क्रिया हो गई, और उसके हाइड्रोजन को कोई ग्रहण करेगा तो रासायनिक क्रिया हो गई कि। तो मुख्य जो रासायनिक क्रिया होती है इसकी, वो हाइड्रोजन त्यागने के कारण होती है। और हाइड्रोजन त्यागता है मतलब ये क्या है, अम्ल है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी अम्लीय प्रभाव के कारण कि कैसे अम्लीय है और कितना अम्लीय है। ठीक है, तो अम्लीय प्रभाव देखिए। अम्लीय प्रभाव को मैं 3 पदों में आपको समझाता हूँ। अम्लीय प्रभाव आपको आता है ये चीज? ठीक है, आता है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इधर से। अब एक आईएमपी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं इसमें। तो अम्लीय प्रभाव जो है वो कैसे बताना है? सबसे फर्स्ट, चूंकि एसिटिक अम्ल जल में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। अब चाहो तो आप इसको ऐसा बना दीजिए, कैसे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसा बना दीजिए। या एक तरीका और होता है शो करने का, CH3COH प्लस H2O जल में। तो जल में डियर स्टूडेंट ये क्या बनता है, CH3COO माइनस प्लस H3, ये हाइड्रोजोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोनियम आयन। पहले ऐसे समझा जाता था कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये माना गया बाद में कि वो जो जल के अणु है उसके साथ हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है अटैच होकर के हाइड्रोजोनियम आयन बनाते हैं। अब यही धारणा चल रही है। तो इसमें अगर हम लोग द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाएं तो जो है अम्ल नियतांक जिसको बोलते हैं हम लोग Ka, तो Ka बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट CH3COO माइनस, और ये हो जाएगा H3 प्लस O। ठीक है, मतलब H3O प्लस, यहाँ लगा दो, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हम लोग का CH3COOH। ओके, तो चूंकि हाइड्रोजन त्यागता है इसलिए अम्ल है, और इसका Ka का मान जितना ज्यादा होगा, pH नहीं है ये। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप बता रहे हो कि Ka का मान जितना ज्यादा होगा, Ka का मान ज्यादा होने पर अम्लीयता कैसे बढ़ेगी बोलते हैं। उनको ये लग रहा था कि ये pH की बात, वो लोग समझ रहे थे कि pH होता है। तो pH हम लोग जानते हैं, pH का मान ज्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है, कम होता है, जितना ज्यादा कम होता है तो उतना ही अम्लीय होता है। लेकिन Ka का मान जितना ज्यादा होता है वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है, याद रखिएगा, है ना। तो Ka का मान जितना अधिक होगा मेरे भाई, उतना ही जो है क्या होता है, अम्लीय होता है, याद रहेगा। दूसरा समझिएगा, दूसरा टर्म्स क्या है इसका? दूसरा टर्म सही ये है, देखिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें रहता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब आप देख पा रहे होंगे ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ये जो है क्या है, अनुनाद में है। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है, यहाँ आएगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ टूट के जाएगा तो क्या बनाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। टूटेगा तो ये कैसा हो जाता है, ये जो है डियर स्टूडेंट हमारा कन्वर्ट हो जाता है RC सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये जब टूट के जाएगा तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जाएगा ना भाई, एक बॉन्ड बराबर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ आ जाता है हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा हमारा धनावेश, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया। तो ये क्या होता है, चूंकि ऑक्सीजन पर धनावेश आ गया, तो धनावेश आ गया मतलब उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ग्रहण करेगा, ये हाइड्रोजन की ओर से आकर्षित करेगा और कार्बन की ओर से आकर्षित करेगा। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन से आकर्षित करेगा मेरे भाई, तो द्विबंध टूट जाएगा, फलस्वरूप ये जो है पृथक हो जाएगा। तो ये बंध क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि वहां धनावेश है। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, वो बंध क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा, और हमारा जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा। फलस्वरूप ये क्या है, एक अम्ल की भांति कार्य करता है। आपको इस तरीके से समझाना है, इसी तरीके से समझाना है, उसको समझ में आ रहा है।
चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन परमाणु पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंद रहता है, जो संयुग्मन के कारण कार्बन के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाता है। समझ में आ रहा है? कार्बन के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाता है, फलस्वरूप उसमें धनावेश आ जाता है, जिसके कारण OH बंध दुर्बल हो जाता है, OH बंध दुर्बल हो जाता है और हाइड्रोजन जो है प्रोटॉनिक रूप में पृथक हो जाता है। अतः यह अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इसकी थोड़ी सी और व्याख्या करता हूं मैं भी। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया अच्छे से। अब देखो, यदि हम प्रोटॉन को निकाल देते हैं तो प्रोटॉन को निकालेंगे तो हमारा एक नया जो है आयन बनेगा, वो बनता है डियर स्टूडेंट ये। ठीक है, प्रोटॉन को मैंने निकाल दिया, ठीक है, ये बनेगा। और ये आयन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं आपका कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में कुछ खास है। कुछ खास क्या है ये? कुछ खास क्या है ये लिखा। ये कार्बोक्सिलेट आयन का जो ये इलेक्ट्रॉन है वह रेजोनेंस में होता है। रेजोनेंस में कैसे होता है? ये यहाँ टेक करेगा तो ये यहाँ जाएगा, है कि नहीं? तो ये हम दोनों में देख पा रहे हैं, इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? R C डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इधर डबल बॉन्ड बन गया मेरे भाई, और ये बन गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, दो को एकाकी इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ भी रहता है। ठीक है, यहाँ भी दो एकाकी इलेक्ट्रॉनिक हुआ, यहाँ भी दो एकाकी इलेक्ट्रॉनिक हुआ। तो ये देखते हैं इन दोनों में रेजोनेंस। देखिए ये जो बॉन्ड है वो निरंतर स्थानांतरण हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन के बीच एक्सचेंज हो रहा है और ये रीडावेस भी एक्सचेंज हो रहा है। तो दो लोगों में मैं एक चीज को बांटूंगा तो उसको कितना कितना मिलेगा? आधा आधा। तो सॉरी, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका रिजल्टेंट परिणामी ये निकाला गया, रिजल्टेंट परिणामी निकाला गया कि RC। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड। क्यों? ये बॉन्ड भी स्थानांतरण हो रहा है। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फिर ये सिंगल हो गया, फिर यहाँ डबल हुआ तो यहाँ सिंगल हो गया, फिर डबल हुआ फिर सिंगल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी स्थानांतरित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक बॉन्ड यहाँ। ठीक है, यहाँ के ऑक्सीजन पर -1.2 माइनस चार्ज और यहाँ के ऑक्सीजन पर भी -1.2 माइनस चार्ज। नहीं समझ में आया? एकदम सिंपल है यार, चीजों को समझने का प्रयास किया करो और थोड़ा सा, ठीक है, और कॉपरेट किया करो, तब मजा आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कार्बोक्सिलेट आयन का है, इसका भी बात नहीं करूंगा, कार्बोक्सिलेट आयन का बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निरंतर एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक अणु के साथ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन दो अणु के साथ है। तो दो अणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉन को बांटोगे तो आधा आधा आएगा, इसलिए दोनों में हमने चार्ज लगा दिया। एक इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन के साथ है, दो ऑक्सीजन परमाणु के साथ शेयर हो रहा है, तो शेयर हो रहा है तो हम उसको कितना कितना मिलेगा? आधा आधा मिलेगा, इसलिए हमने आधा आधा का कंसेप्ट कर लिया। हालांकि वो आधा आधा मिलता नहीं है, वो निरंतर एक्सचेंज होते ही रहता है। ठीक, दूसरा, कभी इसका डबल बॉन्ड है तो इसका सिंगल बॉन्ड हो गया, इसका जब डबल बॉन्ड हुआ तो इसका सिंगल बॉन्ड हो गया, इसका डबल तो इसका सिंगल, तो वो बॉन्ड भी शेयर हो रहा है। एक एक बॉन्ड तो उसके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट एक बॉन्ड फिर से टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग डेट से शो कर देंगे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? चूंकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन परमाणु जो है ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित ऋणावेश अस्थिर रहता है। तो अस्थिर रहता है जिसके कारण उस पर धनावेश रहता है। आपको दिख रहा है ऋणावेश के बाद, लेकिन अगर वो वहां चला जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अस्थिर रहता है जिसके कारण इसकी स्थायित्व वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा है व्याख्या, ये वाला थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, लेकिन बनाना है अगर आता है एग्जाम में तो। ठीक है, थर्ड एक और है, ये दो हो गया, थर्ड और फोर्थ, चार को है इसकी व्याख्या करने का तरीका। तीसरा देखिए, तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, कोई भी अम्ल धातु के साथ जब क्रिया करता है तो क्या करते हैं? जिसके H2SO4 है, जब ये धातु के साथ क्रिया करता है सोडियम के साथ, तो क्या बनाता है? ये सोडियम सल्फेट बनाता है मेरे भाई, सोडियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन को पृथक करता है। तो कोई भी अम्ल जो है जब भी सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त करता है, तो सेम प्रवृत्ति इसमें भी पाया जाता है। ये बन गया हमारा सोडियम एसीटेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है गैस जो है निकल जाएगा इस प्रकार। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, फलस्वरूप यहाँ पे क्या है? एक अम्ल है। चौथा पॉइंट ये है कि इसको जब हम लोग क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया, तो आप सबको पता है लवण देता है और जल देता है, ये कॉमन सी चीजें हैं, ये हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा? लवण बनाना चाहिए। तो RCOONA सोडियम, आपका अगर एसिटिक अम्ल लोगे तो सोडियम एसीटेट बनाएगा। ठीक है,
प्रोपेनोइक, अगर प्रोपेनोइक अम्ल लोगे तो प्रोपेनोइड बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और H2O, ये H जो निकलेगा, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रतिस्थापित करेगा सोडियम, तो हाइड्रोजन जो निकलेगा वो इसके साथ जुड़ेगा, तो H2O जल बन गया। तो इस प्रकार इन सभी चीजों से पुष्टि होती है कि हमारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो क्या होते हैं, अम्लीय स्वभाव के होते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं। और उनके साथ तो टैग लगा हुआ है, उसके नाम में ही अम्ल है, तो फिर और क्या चाहिए बताइए मुझे। डियर स्टूडेंट, तीन प्रकार देखिए, अब इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं, ये तो हमने समझ लिया कि इसमें अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है। अब यहीं से हमारा चालू होता है कि फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल में कौन सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है और कौन सा जो है क्षार है। तो इसको आपको प्रूव करना पड़ता है, तो उनके लिए हमें जो है कुछ चीजें जानना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक प्लस आई प्रभाव डालने वाले समूह, ठीक है। मैं फिर से बार बार बता देता हूँ, एक बार ना आप लोग क्या करो, मैं एक क्लास अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है, लूंगा, जिसमें मैं इंडेक्टोमेरिक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, रेजोनेंस, मेसोमेरिक प्रभाव, इन सबको पढ़ाऊंगा। ओके, फिर भी एक थोड़ा बता देता हूँ, जब मेरे भाई सिंगल बंध के द्वारा, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। और जब अल्टरनेटिंग संयुग्मित बंधों के द्वारा, अर्थात एक सिंगल एक डबल बॉन्ड के द्वारा, अभी दोनों को देखेंगे हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब हम उसको बोलते हैं मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है। और वैसी उसी मेसोमेरिक प्रभाव का अच्छा रूप को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, जिसके कारण जो है उस घटना के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, अगर हमें एक ही अणु के कई भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना प्राप्त होती है तो उन संरचनाओं के योग को और उन सभी संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेजोनेंस। और उसका एक हम लोग इस परिणामी संरचना निकालते हैं, उन्हीं चीजों को देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो प्लस आई प्रभाव डालने वाले समूह मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। मोस्टली जो एल्किल समूह है वो हमारा प्लस आई प्रभाव डालता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। और क्लोरीन है जिसके हाइड्रोजन समूह है, नाइट्रो समूह है, साइनाइड समूह है, तो इन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यदि कोई ऐसा एजेंट जुड़ा हुआ है, एजेंट मैं लिख देता हूं, एजेंट जुड़ा हुआ है जो कि रिमूव करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एजेंट, ईरा ऐसा बोल सकते हो, ईरा ऐसा कुछ मूवी आया था ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एजेंट, ठीक है, यदि ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, एजेंट जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर प्रतिकर्षित करेगा। फलस्वरूप ये जो इधर आएगा मेरे भाई, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो ये क्या करता है, इसकी गुण ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, इसमें ऋण विद्युती है ये ऑक्सीजन, तो इसकी ऋण विद्युतता कम नहीं होती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन जो इधर से खींचना चाहिए था इसको हाइड्रोजन की ओर से, वो इधर से मिल रहा है, तो इधर से अब नहीं खींचता। तो इधर से जब नहीं खींचेगा तो बॉन्ड टूटेगा कैसे, है ना भाई, क्योंकि उसकी पूर्ति तो वहां से हो गई। अगर इधर से बॉन्ड से खींचता है इलेक्ट्रॉन को तो ये वीक हो जाता है, फलस्वरूप टूट जाता है, तो वीक तो हुई नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो ये होता है। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल में किसी भी प्रकार का, आप देख पा रहे हो, किसी भी प्रकार का यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नहीं है, हाइड्रोजन प्रतिकर्षित नहीं करता है, ठीक है। तो यह, और देख लेते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में आपको लिखना है बस, एसिटिक अम्ल में एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण OH बंध तक हो जाता है। OH बंध तक, कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े हुए OH बंध तक हो जाता है, फलस्वरूप O की इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाती है, जिसके कारण बंध जो है दुर्बल नहीं हो पाता, टूट नहीं पाता, जिसके कारण उसकी अम्लीयता कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक अम्ल का। तो प्रोपेनोइक अम्ल में क्या होगा, दो जो है हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन दो ही जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका आकार बढ़ गया, ये उससे भी ज्यादा जो है शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, प्लस आई इफेक्ट डालता है। दो नहीं जुड़ा है, दो कब जुड़ता है, दो ऐसे जुड़ता है, ये देखो CH2 COOH, CH2 नहीं होगा, ये CH होगा। अब ये दो जुड़ा है, तो इसमें तो और ज्यादा भयानक हो गया ये, ठीक है। आइसोब्यूटेनोइक अम्ल है ये, आइसोब्यूटेनोइक अम्ल है। तो आइसोब्यूटेनोइक अम्ल में दो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, और ये क्या है, ये ऐसा है C2H5, ठीक है, C2H5 दोनों को कंबाइन कर दिया मैं, COOH है।
इसमें जो है एक ही के द्वारा प्रतिकर्षित किया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि दो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और ये इससे ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि इसका आकार जो है मेथिल से एथिल का आकार बड़ा है, ठीक है, और एथिल से भी ज्यादा उत्प्रेरणी प्रभाव जो है दो मेथिल समूह मिलकर डालते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गई मेरी बातें? समझ गया होंगे उम्मीद करते हैं। तो इन दोनों में तो समझ में आ गई, लेकिन क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्या संबंध है सर? क्लोरो एसिटिक अम्ल में और एसिटिक अम्ल में कौन ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा? तो उसको जानने के लिए आपको -I प्रभाव पढ़ना पड़ेगा। तो -I प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉनाकर्षी समूह। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉनाकर्षी समूह है मेरे भाई। तो ऐसा एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी ओर खींचता है, तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यदि अपनी ओर खींचता है कोई समूह, तो वो क्या करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच लेगा अपनी ओर, इधर के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, फलस्वरूप क्या होगा, धनावेश आ जाएगा किस पर, ऑक्सीजन पर। अब इस पर धनावेश आएगा तो ये कहीं से खींचेगा, किधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन समूह के कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, तो वह इलेक्ट्रॉन खींचता है, तब इसका प्रभाव कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़े हुए OH बंधन तक हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। फलस्वरूप वह OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये शीघ्रता से जुड़ जाता है। फलस्वरूप क्या होगा, जितना जल्दी से निकलेगा, प्रतिकर्षित होगा, निकलेगा, अलग होगा, तो वह उतना ही अम्लीयता प्रदर्शित करेगा। तो ये भैया क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय हो जाएगा। यार बातें समझ में आ गई? ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमको ये समझ में आ जाता है कि तीनों में अब हम लोग कंपेयर करेंगे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल में, क्लोरोफॉर्मिक अम्ल में, या ऐसा बोलिए क्लोरोमेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक मेथेन, ये क्या है, मेथेनोइक अम्ल है, क्लोरोमेथेनोइक अम्ल है, और ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। तीनों में कंपेयर करेंगे तो हमारा क्लोरोमेथेनोइक अम्ल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ किसी भी प्रकार का तो आकर्षण जुड़ा है ना, प्रतिकर्षण जुड़ा है, इसलिए नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ प्रतिकर्षण जुड़ा है इसलिए कम क्रियाशील हो जाएगा, यहाँ आकर्षण जुड़ा है इसलिए अधिक जो है एक्टिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा क्या है, ClCH अगर ये है तो ये जो है अधिक क्रियाशील होगा एज रिस्पेक्ट टू फॉर्मिक अम्ल के। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके मैं क्या जोड़ दिया हूँ, गलत ये है यार, सॉरी, COOH, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, दो बॉन्ड उधर, ठीक COOS, ठीक है, क्लोरोमेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसमें और इसमें, या एक्चुअल में ना क्लोरोमेथेनोइक अम्ल नहीं आता है, आपका आता है क्लोरोएथेनोइक अम्ल आता है। तो क्लोरोएथेनोइक अम्ल आता है तो डियर स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मिक अम्ल सर्वाधिक जो है क्या हो जाता है, हमारा अम्लीय हो जाता है। और ये क्लोरो जो एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, ये इसके से थोड़ा सा ज्यादा, और उसके बाद CH3COOH। ओके, तो ये प्रक्रिया है भाई। ना 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 गलती कहीं हो रही है, तो मुझे फील हो रहा है CH3, इसमें देख लीजिएगा कौन सा आता है, मेरे को ना अच्छे क्लियर नहीं आ रहा है कौन सा एग्जाम में आता है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी ये प्रोसीजर है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा इसमें हेलो की बात कर रहे देखा, इसके एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में कैसे होता है ये देखो, एरोमेटिक में क्या होता है मेरे भाई, ये देखिए, एरोमेटिक सिंगल बॉन्ड COO और ये OH, ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा सर। यहाँ दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, दो क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये लीजिए, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल युग्मित है, बिल्कुल है सर। तो कैसे इसमें चलेगा, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कैसे चलेगा इसमें, क्योंकि हम सबको पता है रेजोनेंस में अब जब आपका संयुग्मित होता है तो उसमें या तो मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है, इंडोक्टोमेरिक नहीं, मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। तो मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाएगा इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, ये देखो, ये इधर तो नहीं आ सकता, इसको इधर जाना पड़ता है, तीन बॉन्ड तो नहीं बनेगा, तो इधर जाएगा मेरे भाई, इधर चला जाएगा। और ये जो बॉन्ड है
तो ये इधर जब चला जाएगा तो इसके पास 4 संयोजकता 4 होनी चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो एक जब इधर चला जाएगा तो 1 2 3 ही हो रहा है, चौथा तो कुछ उधर चला गया। तो उस कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये जो है इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये जब इधर आएगा तो ये 2 इधर 1 3 और 1 4 कंप्लीट हो गया। तो इसको देखिए आप कैसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ का टूट के चला गया, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। ये C और ये है OH और यहाँ का टूट गया और ये चला गया कहाँ, यहाँ एक आके इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन के युग्म माइनस हो गया। जब ये यहाँ से चला जाएगा मेरे भाई, यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ के जो कार्बन है उसके पास कम हो गए। कैसे, एक यहाँ एक ही बॉन्ड रह गया 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ 3। बेंजीन में सब जगह क्या होता है, तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो ये 3 ही हुआ, 4 होना चाहिए था, 3 हुआ। तो मेन हानि इसको हुई है, यहाँ पे आ जाएगा धनावेश क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और ये तो फिर ठीक है अपने जगह ही रहेगा। अब क्या होगा, अब ये जो है ये बॉन्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का कार्बन क्या करेगा, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 ही हो रहा है। तो ये बंद को अपनी ओर आकर्षित करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये एक आके इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बंद को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये वाला जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये आ गया धनावेश यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे भी स्थापित हो गया और ये यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड COH O कुछ ऐसा, ये लीजिए। अब अगेन क्या होगा, अगेन देखिए, अब ये वाला जो बॉन्ड है ना वो यहाँ जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा प्लेस पे। तो इसको मैं कंप्लीटली बना देता हूँ ऐसा कुछ, ये है ऐसा और ये चला जाएगा यहाँ पे और ये आगे यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है यार। और ये डबल बॉन्ड COH ऑक्सीजन और इस प्रकार से फाइनली आप देख पा रहे होंगे। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से टूटेगा और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ। तो कार्बन के ऊपर आपका चार्ज आ जाएगा और कार्बन को कौन कर देगा, ये जो है वो कार्बन की कमी होगी तो ये आकर्षित होकर यहाँ जाएगा। तो फलस्वरूप हम रिजल्टेंट अगर लिखना चाहें, लास्ट इसको मैं कंप्लीट कर देना चाहूँ तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड स्थापित होकर यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ है और ये यहाँ है एक बॉन्ड, ठीक। ये यहाँ गया तो कार्बन के ऊपर धनावेश लगा, लेकिन कार्बन के ऊपर का धनावेश कैसे हटा, ये जब ये वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और ये मेरे भाई कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको देखिए दोनों में देखिए, फर्स्ट और लास्ट में देखिए, फर्स्ट और लास्ट में कोई चीज सब चीज सही है, ये देखिए पूरा सेम है ना, सिर्फ ये इसमें डिफरेंट है। तो ये कैलकुलेटर का जो है संरचना सूत्र है, अनुनाद रेजोनेंस को कहते हैं। कैलकुलेटर ने ऐसे दिया था, बेंजीन की संरचना ऐसी दी थी कि भैया एक बेंजीन की संरचना है और हम इसी को लेकर फॉलो कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। तो इन तीनों में आपको रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट वही निर्धारण करेगा इनका। तो रिजल्टेंट अगर मैं निकालना चाहूँ स्टूडेंट, तो रिजल्टेंट को 3 पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। तो रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, देखो रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। तीनों में जो ये जो हमारा बंद है डबल बॉन्ड वो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो घुमा दो उसको, ठीक। यहाँ पे आर्थो प्लेस पे धनावेश है, यहाँ पे पैरा प्लेस पे धनावेश है, यहाँ आर्थो पे धनावेश है मेरे भाई। फिर तीनों में आप देख पा रहे हैं, तीनों में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रखो, कार्बन OH और ये है आपका इस प्रकार से माइनस। समझ में आ रहा है इस प्रकार। तो इसमें इस बात से इस चीज की पुष्टि होती है, किस बात से किस चीज की पुष्टि होती है, ये देखो इससे इस बात से यह पुष्टि होती है कि यहाँ पे जो -R प्रभाव है या -M प्रभाव है वो -I प्रभाव से कुछ ज्यादा शक्तिशाली होता है और यही कारण है कि यह जो है अम्लीयता घटा देती है। क्या कर देती है, घटा देती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इतना बात जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इस प्रकार से आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, काफी बड़ा क्लास हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई इसकी जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो, और फाइनली हम लोग देख लेंगे उसका जो है एसिटिक अम्ल बनाने की जो है प्रयोगशाला विधि, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।